है दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, आज हम लोग एक बजटिंग में नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने बाकी बजट पढ़े हैं, वैसे ही फाइनेंशियल बजट को भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, ये फाइनेंशियल बजट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे? दोस्तों, मेरी बात अच्छे से सुनना। आप स्क्रीन पे देखो, आपको मैंने लिखा है फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट जैसे ही लिखते हैं तो नाम से पता चलता है यार, फाइनेंस मतलब रुपए से रिलेटेड बातें करेगा ये। और बजट का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल बजट में जैसे हम लोगों ने फंक्शनल बजट, बहुत सारे फंक्शनल बजट पढ़े हैं जिसको हम ऑपरेटिंग बजट भी बोल देते हैं। जब हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी, फंक्शनल बजट पढ़ा या हम लोगों ने ऑपरेटिंग बजट पढ़ा, तो वो सारे बजट बनाते समय हमें यह देखना पड़ता है कि उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा, मतलब पैसों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा कि कितना केस इनफ्लो होगा, कितना केस जाएगा, कितना आएगा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब भी कोई फंक्शनल बजट बनाते हैं, ऑपरेटिंग बजट बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर फाइनेंस से रिलेटेड क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ता है। जब उसके बारे में हम देखते हैं तो उससे रिलेटेड हम बजट बनाते हैं और उस बजट को बोलते हैं फाइनेंशियल बजट। अब फाइनेंशियल बजट के अंदर कौन कौन से बजट आते हैं? नंबर एक देखो ध्यान से, नंबर एक आता है केस बजट। नंबर दो होता है, जैसे बैलेंस शीट बनती है उसी बैलेंस शीट को बोलते हैं बजटेड बैलेंस शीट। ऐसे ही पी एंड एल जो होता है उसको बोलते हैं बजटेड पी एंड एल। होप सो आपको इतना समझ में आया। मतलब सर, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर का नाम है केस बजट। केस बजट का मतलब है केस कहां से आया, कहां गया, ओपनिंग बैलेंस क्या था और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा। बजट का मतलब यह हो गया आने वाले समय में हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि हमारा केस हमें कितना चाहिए, कितना आएगा। अनुमान लगाते हैं ना हम लोग कि इतना तो केस रिसिप्ट होगी, इतना हमारे जेब से चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको यह भी कंसीडर करना पड़ता है कि हमारे पास पैसों का लेन देन कैसे होगा, कहां कहां से पैसे आने वाले हैं और कहां कहां जाएंगे, ताकि हम लोग केस का भी अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम आपके सामने है केस बजट। एकदम सरल चैप्टर है, कुछ भी नया नहीं है, बस चीजों को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो केस बजट किसका पार्ट है? फाइनेंशियल बजट। और फाइनेंशियल बजट में कौन कौन से आते हैं कि पी एंड एल आ गया और बैलेंस शीट आ गया, केस बजट आ गया, सारों से रिलेटेड बजट है। लेकिन बाकी सारी चीजें हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। आज की क्लास में हम लोग केस बजट नाम का एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर चालू करने वाले हैं। आओ मेरे साथ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है सर, ये जो केस बजट जो है ना, वो कौन सी यूनिट से डील करता है? दोस्तों, ये जो केस बजट है वो थर्ड यूनिट से डील करता है। मतलब सर, थर्ड यूनिट में हम लोगों को केस बजट से रिलेटेड एक 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आपको अच्छे से करना है। अब बात आती है सर, केस बजट बनाना हार्ड है या इजी? दुनिया में सबसे सरल जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है, एकदम सरल है। आपको मैं फॉर्मेट के साथ बताने की कोशिश करूंगा और आपको याद है, मैं पहले फॉर्मेट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा एक क्वेश्चन उठाऊंगा और उस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। आपको पता चलेगा कि सर कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतने बजट के क्वेश्चन कर लिए हैं, हमारा एक बेस तैयार है, हमारी नींव मजबूत हो रखी है, तो हम लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। आओ मेरे साथ एक क्वेश्चन को रीड आउट करवाता हूं, लेकिन क्वेश्चन को रीड करने से पहले चार बातें आपके दिमाग में भी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, ओपनिंग केस कितना है, फिर आपके पास पैसा कहां कहां से आया, मतलब रिसिप्ट, और जब पैसा जाता है उसे बोलते हैं पेमेंट। ओपनिंग कितना है, रिसिप्ट क्या है और पेमेंट कर देते हैं, तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है उसे अपन बोलते हैं क्लोजिंग।
तो 4 बातें ध्यान रखो और सवाल को चालू करेंगे और आपको मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपके दिमाग में 100% ये बातें जाएगी, वादा है। क्लियर? चले सर, चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो जी, आओ मेरे साथ पढ़ना चालू करते हैं। दोस्तों यहां पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर, अच्छा क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है केस बजट। बहुत ही प्यारा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। केस बजट यूनिट नंबर 3, ओके। और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से चालू करने वाले हैं आराम से। मैं ये उम्मीद करके चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता इसमें। अगर बाई चांस कहीं पे पढ़ रखा है तो भी हम मान के चलते हैं कि कुछ नहीं आता। आप तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आओ। चैप्टर नंबर 7 है बुक का, केस बजट नाम से। जिसके पास बुक नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। क्लियर? चलो जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमें पढ़ाना चालू करो। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी सुनो। समराइज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त। मतलब यहां पे ये क्या बोल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये बोल रहा है कि हमारे इतने इतने टाइम की हमें क्या दे रखी है, सेल हमें डेटा दे रखा है। राइट, ओके। अब ये बोल रहा है कि भाई मई, यहां से चालू होता है, कहां से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। राइट, सेल दे रखी है हमें, ध्यान से सुनना। हमें सेल दे रखी है, हमें परचेज दे रखी है, हमें वेजेस दे रखा है, हमें ओवरहेड दे रखा है। मतलब ऐसा ऐसा खर्चा लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए केस बजट। आपको एक केस बजट बना के देना है और वो केस बजट कितने महीने का है, 3 महीने का। मतलब आपको केस बजट बनाना है मई, जून और बोलो जुलाई, 3 महीने का केस बजट आपको बनाना है, खत्म। और जो 1 अप्रैल से चालू होगा। तो सर एक बात बताओ, जब हमें मई, जून और जुलाई का ही 3 महीने का ही बजट बनाना है तो सर ये हमें क्यों दे रखा है? ये कुछ न कुछ तो काम आएगा ही ना, तभी तो डेटा दे रखा है। तो आराम से देखो, जो तरीके से पढ़ेंगे उस तरीके से हमारे दिमाग में पूरा जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए केस बजट फॉर मई, फॉर आपका 3 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 मई 2012। जो भी है केस बैलेंस, ये बोलता है ओपनिंग केस बैलेंस कितना है, 8000। सेल और परचेज पूरी की पूरी बताओ क्या होती है, उधार होती है। सेल्स, ओके। प्लांट कॉस्टिंग 16000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई। ये बोलता है कि प्लांट हमारे पास जुलाई में ही आ गया था, लेकिन ये बोलता है 10% तो हम लोगों ने डिलीवरी पे दे दिया पैसा, और बाकी जो है हम 3 महीने बाद देंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, क्या बना रहे हैं सर, केस बजट बना रहे हैं। अगर हम केस बजट बना रहे हैं तो केस बजट में खाली केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही आएंगे, उधार कभी भी नहीं आएगा। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, मतलब केस में आना जाना होना चाहिए, तभी केस बजट में आएगा। अगर हम लोग उधार ले दे रहे हैं तो यहां पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? ओके सर, ओके। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट 8000 रुपए है, वो मार्च और जून में हमेशा पे किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। मतलब हम जिससे परचेज करके लेके आते हैं वो हमें 2 महीने की उधार देते हैं, और हम जिसको सेल करते हैं मतलब डेटर्स, उसको हम लोग 1 महीने की उधार बेचते हैं। राइट, ओके। लेट इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेज, मतलब जितने भी एक्सपेंसेज है सवाल में, उन एक्सपेंसेज का हम 1 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। मैंने क्या बोला, जब पैसा आएगा जाएगा तब केस बजट में आएगा, अदरवाइज केस बजट में नहीं आएगा। मतलब सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो, सुनो ध्यान से सुनना। एक चीज सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं सर क्या, देखो मार्च, इसने क्या बोला, सेल। सेल बोल रहा है हम 1 महीने की उधार बेचते हैं, तो इसका मतलब सुनो, जो आपने अप्रैल में बेचा
उसका पैसा कब आएगा? मई में। जो मई में बेचा उसका पैसा कब आएगा? जून में। और जो पैसा जून में बेचा उसका पैसा कब आएगा? जुलाई में। कोई दिक्कत है क्या? बेचने से कोई लेना देना नहीं है, पैसा आया और पैसा गया उससे लेना देना होता है, राइट। तो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अप्रैल में जो सेल की उसका पैसा बताओ कब मिलेगा? सर मई में। सर कैसे पता चला? क्योंकि सामने वाला बोल रहा है 1 महीने की उधार है, तो अप्रैल की सेल का पैसा मई में, मई की सेल का पैसा जून में, जून की सेल का पैसा जुलाई में, राइट। ओके, उसके बाद परचेज के बारे में बोल रहा है 2 महीने की उधारी लेते हैं, तो इसका मतलब परचेज जो आपने मार्च में परचेज किया उसका पैसा बताओ कब चुकाना होगा? सर मई में। इसीलिए ये डेटा दे रखा है। सर क्यों? क्योंकि मार्च का जो आपने परचेज किया 2 महीने बाद पेमेंट करोगे, तो अप्रैल और मई, तो मार्च का पैसा मई में चुकाओगे, अप्रैल का पैसा जून में चुकाओगे। देखो ये अप्रैल को जो परचेज की उसका पैसा बताओ कब? सर जून में। और मई में जो परचेज की उसका पैसा बताओ कहां पे? जुलाई में। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सर इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है? लैंग्वेज को ही समझना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आओ मेरे साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, और पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलो जी हम केस बजट बनाते हैं, राइट। अच्छे से देखना, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो घबराने वाली कोई बात नजर नहीं आती है। ओके चलो जी हम लोग बनाते हैं केस बजट का फॉर्मेट, राइट। ध्यान से बस देखते जाओ आप। तो ये लो भाई, मई, जून और जुलाई। ये आपका आ गया पर्टिकुलर, ये आपका मई, ये आया जून और ये आपका आ गया जुलाई। ये लो बच्चों क्लियर। और हम बना क्या रहे हैं? सर हम केस बजट बना रहे हैं। ये लो भाई केस बजट आपका आ गया, राइट। अब सुनो किस तरीके से मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, मेरी बात अच्छे से सुनना। सबसे पहले हम यहां पे बैलेंस लिखते हैं, तो ये आपका बैलेंस अगर लिखेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, मतलब बैलेंस, बोलो बोलो, बैलेंस बीडी, बैलेंस बी और डी। ये लो बैलेंस बीडी। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सवाल की पहली लाइन क्या बोलती है? नीचे इंफॉर्मेशन में केस बैलेंस कितना है? 8000। केस बैलेंस आपको ये दे रखा है, मई का स्टार्टिंग केस बैलेंस कितना दे रखा है? 8000। ये मई है, ओके। मई का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 8000। अब आपको किस तरीके से ये बनाना है, ध्यान से सुनना दोस्तों। यहां पे लिखोगे रिसीप्ट, आपको पैसा कहां कहां से मिला, ये आपका आया रिसीप्ट। अब ध्यान से सुनना, रिसिप्ट क्या होगा? 2 जगह से आ सकता है नॉर्मली, या तो आप नगद सेल करते हो या आप उधार सेल करते हो। उधार सेल करते हो वो नहीं लिखना, पैसा कब मिलता है वो लिखना है। और कैश सेल का मतलब क्या होता है? जिस महीने में आपने कैश सेल की उसी महीने का पैसा लिखना होता है। लेकिन सवाल को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि सवाल में कैश सेल है ही नहीं, पूरी की पूरी क्या है? उधार। लेकिन उधार के मामले में सामने वाला बोलता है 1 महीने की उधारी देते हैं। 1 महीने की उधारी का मतलब क्या हो गया कि जो अप्रैल में सेल की थी उसका पैसा मई में मिलेगा, मई को जो सेल की थी उसका पैसा जून में मिलेगा, और जून को जो सेल की थी उसका पैसा कब मिलेगा? जुलाई में मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पहले यहां पे हम लिखेंगे, बोलो बोलो, केस, बोलो बोलो, रिसीव्ड, केस रिसीव्ड फ्रॉम, बोलो बोलो, कस्टमर। कस्टमर से हमें पैसा मिला। जब कस्टमर से पैसा मिला तो बताओ क्या आएगा? या कस्टमर की जगह यहां पे काम करते हैं, डेटर ही लिख देते हैं, डेटर्स। केस रिसीव्ड फ्रॉम, ये लो भाई साहब डेटर्स, क्लियर, ओके। जब पैसा मिला तो बताओ कौन सा? अप्रैल। अब सुना, मार्च का पैसा मई में, मार्च का पैसा अप्रैल, तो अप्रैल तो अपने बजट का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन अप्रैल का पैसा कब मिलेगा? मई में।
तो बताओ अप्रैल को क्या सेल हुई थी सर? 62,000 की सेल हुई थी, तो मैंने यहां पे लिख दिया 62,000 रुपए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मई में हुई थी 64,000 की सेल, ये मैंने मई का पैसा जून में आएगा तो यहां पे मैंने लिख दिया 64,000, राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आ गया समझ में। उसके बाद जो जून में सेल हुई थी उसका पैसा हमें मिलेगा जुलाई में, तो ये 58,000, राइट, ये एक महीने का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें हमें और कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो 8,000 प्लस 62,000 टोटल मिला के हमारा हो जाता है 70,000 रुपए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल ए। अभी पहला सवाल है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तो टोटल ए हो गया, मतलब ओपनिंग बैलेंस और आपको डेटर से कितना पैसा मिला, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या आएगा सर? अब जो है ना, अब हमारा जो आएगा ना वो क्या आएगा बताओ? अब हमारा आएगा बताओ पेमेंट। यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे पेमेंट। अब बात आती है सर पेमेंट आएगा, लेकिन पेमेंट में क्या क्या? सबसे पहले सामने वाला बोलता है क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अमाउंट केस पेड, मतलब पेड टू सप्लायर। देखो अभी एक चीज और समझेंगे, यहां पे भी पेड टू बोलो सप्लायर, मतलब क्या हुआ सर इसका? ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, जिस तरीके से हम लोग सेल दो प्रकार से करते हैं, या तो कैश सेल या हम क्या करते हैं क्रेडिट सेल, लेकिन वैसे ही परचेज भी दो प्रकार से होता है। कैश परचेज होता है तो उसी महीने में पेमेंट हो जाता है, और अगर हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज करते समय कैश बजट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब उसका पेमेंट करोगे तो वो आपका कहां पे आएगा? कैश बजट में आएगा। होप सो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ सप्लायर से परचेज की तो वो बोलता है 2 महीने की उधार, मतलब ध्यान से सुनना, 2 महीने का मतलब क्या हुआ? जो आपने मार्च में परचेज किया था इसके 2 महीने और जोड़ो, अप्रैल और मई, तो पेमेंट कब होगा? मई में। जो अप्रैल में परचेज किया था उसका पेमेंट कब होगा? जून में। और जो मार्च में मई में परचेज किया था उसका पेमेंट जुलाई में। तो आओ देखो, अगर बताओ मार्च में क्या परचेज हुआ था सर? 36,000, तो 36,000 का पेमेंट कब होगा? मई में। उसके बाद आपका अप्रैल में जो परचेज हुआ उसका पैसा कब पेमेंट करना है? जून में। और उसके बाद 33,000 है उसका पैसा, ये लो जुलाई में। होप सो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। उसके बाद सर और कौन से खर्चे हैं हमें बताओ ना दोस्तों। लास्ट लाइन, सवाल की लास्ट लाइन पढ़ो, वो बोलता है जितने भी खर्चे हैं वो जिस महीने के खर्चे हैं उसका पेमेंट अगले महीने होता है। इसका मतलब मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में। तो अपना जो बजट है वो बताओ कौन सा है? मई, जून और जुलाई। तो आपका पेमेंट बताओ कब होगा? अप्रैल का मई में। तो बताओ पहले खर्चे का नाम क्या है सर? वेजेज। तो वेजेज आपका खर्चा है। बताओ वेजेज क्या है? अप्रैल का वेजेज बताओ क्या है? 8,000, क्योंकि अप्रैल का पैसा कब चुकाना है? मई में, तो ये 8,000। फिर आपका आ गया 10,000, फिर आपका आ गया आपका 8,500। सर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सर एक खर्चा और नजर आ रहा है, उसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड बताओ क्या है? वही तरीका, 9,500 रुपए, उसके बाद आपका 11,500 रुपए, और उसके बाद आपका आ गया 9,000 रुपए। बताओ, मुझे लगता है इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, एकदम सरल है। सामने वाला जैसे जैसे बोले नाम वैसे वैसे हमें करना है। फॉर्मेट एकदम सरल सा है। ओपनिंग क्या है, रिसिप्ट कहां से है और पेमेंट कहां से करना है। अब देखते हैं, एक बार पूरी लाइनें पढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। देखो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 8,000, हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद सेल एंड परचेज के बारे में हमने समायोजन कर लिए हैं। 3 नंबर दे रखा है प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर, बोलो डिलीवरी जुलाई। मतलब प्लांट से रिलेटेड हमने अभी तक कुछ नहीं किया। यह बोलता है कि प्लांट हमने खरीदा 16,000 रुपए का, जिसकी डिलीवरी हमें मिलेगी जुलाई में।
जिस समय डिलीवरी मिलेगी उसका 10% तो हम उसी समय पेमेंट कर देंगे और बाकी 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो अभी तो कोई लेना देना नहीं है। तो जुलाई में तो 10% पेमेंट कर रहे हो और जितना पैसा जाता है उसी को यहां पे लिखना होता है। तो बताओ यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सर आप यहां पे लिख दो प्लांट। कितने रुपए? सर मई में कुछ नहीं, जून में कुछ नहीं, लेकिन जुलाई में 10% आता है 1600 रुपए। राइट एवरीबॉडी? क्लियर? ओके। 3 नंबर पॉइंट खत्म। 4 नंबर पॉइंट ये बोलता है कि हम एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं, लेकिन कब कब पेमेंट करते हैं? 8000 रुपए का पेमेंट करते हैं, लेकिन मार्च और जून में। तो मार्च तो हमारे बजट में है नहीं, क्योंकि बजट मुझे बनाना है मई, जून और जुलाई का। तो ये बोलता है एक बार तो मार्च में पेमेंट करते हैं और एक बार हम कब पेमेंट करते हैं? जून में। तो बताओ जून तो हमारा आ ही रहा है ना, तो जून में हम लिखेंगे यहां पे बच्चों क्या? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स बताओ कितना रुपया? ये बोलता है 8000 रुपए। बताओ कहां पे दिक्कत आई? मुझे तो लगता है इससे सरल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। बोलो जी, क्लियर है? सर एकदम क्लियर है। तो बच्चों बताओ क्या आएगा अपना टोटल? बताओ इसका टोटल करो, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा टोटल। इसका जब टोटल करेंगे बी का, तो बताओ टोटल बी कितना आएगा? सर टोटल बी आपका 36 प्लस 8000 और प्लस 9500, तो ये आ जाता है 53500। अरे बोलो 53500। अब मैं आगे होमवर्क दूंगा, लेकिन आपको समझा के, ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, अपना ए कितना था? सर ए था 70000। ध्यान से सुनना मेरी बात। ए कितना था? सर ए था 70000 रुपए और बी कितना है? 53500। अब 70000 में से ए में से बी घटा दो तो क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। ए में से बी घटा दो तो क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, क्योंकि सामने आपको दिख रहा है टोटल ए कितना है? 70000 रुपए और 70000 में से 53500 चला गया तो क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? एक बार सोल्व करके देखो। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं तो मेरे साथ लिख लेना। 16500। कितने रुपए? 16500। अब एक बात बताओ, मई का जो क्लोजिंग बैलेंस है 16500, यही तो ओपनिंग बैलेंस होगा। ओ माय गॉड, इसीलिए सर आपने टोटल नहीं की थी। मतलब ओपनिंग मई का ओपनिंग बैलेंस 8000 रुपए दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जून का ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा। तो इसका मतलब यह समझ में आता है कि मई का पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बन जाएगा? अगले महीने क्या बन जाएगा? ओपनिंग। सेम टू सेम वही चलेगा। सेम कैसे चलेगा? इसका टोटल कर दो ए का और उसके बाद ए का बी में से घटा दो तो क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस अगली बार क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। होप सो ये केस बजट का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है और मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। वापस अगेन रिपीट कर देता हूं, केस बजट में हमेशा केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखा जाता है। 4 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्या है, रिसिप्ट कहां कहां से हो रही है, और पेमेंट किस किस को हो रहा है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाता है दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस। और इसी तरीके से हम सवाल करते रहेंगे। ये एक इजी सा सवाल था जो मैंने आपको करवाया। अगली क्लास में थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने समझाने की कोशिश की है, और होमवर्क वैसे देखा जाए तो क्या है, खाली टोटल करके आपको बैलेंस निकालना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम केस बजट वापस और करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।